हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10 के एनसीईआरटी के 8वें अध्याय को पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इसके अंदर हम लोग जनन के बारे में पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है और मनुष्यों में किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है, इस सभी के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं और पूरा चैप्टर हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपके सारे के सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जनन क्या होता है। तो जीव अपनी पीढ़ी की निरंतरता बनाए रखने के लिए, निरंतरता अर्थात अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने समान संतति पैदा करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। यानी कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपने ही जैसी संतति पैदा करता है, ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसी प्रक्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। दो प्रकार के जनन होते हैं, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी कि एक अलैंगिक जनन होता है और एक लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक और लैंगिक जनन में कई बार पहला क्वेश्चन यही बनता है कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे कुछ अंतर लिखे हुए हैं, इनको आप लोग जरूर ध्यान से समझें। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, इस क्रिया में नर और मादा दोनों ही भाग लेते हैं, यानी कि नर और मादा दोनों की ही आवश्यकता होती है। लेकिन लैंगिक जनन के, अलैंगिक जनन के अंदर नर और मादा दोनों ही लिंगों की आवश्यकता नहीं होती। लैंगिक जनन जो होता है वो उच्च कोटि के जीवों में होता है, यानी कि जिनके संरचना जो है बहुत जटिल है, कोशिकाएं बहुत सारी है, बहुत सारे ऊतक है, अंग है, वो सब काम करते हैं। यानी कि उच्च श्रेणी के जो जीव है उनके अंदर लैंगिक जनन होता है। और जो निम्न श्रेणी के जीव है, यानी कि जैसे एक कोशी के जीव हो गए या फिर बहुकोशी के जीव है लेकिन उनके अंदर कोशिका एक ही प्रकार की है, तो उन सरल जीवों के अंदर कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन निषेचन क्रिया के बाद जीव बनना प्रारंभ होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है, पहले निषेचन होता है। अब निषेचन क्या होता है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि मेल गेमिट और फीमेल गेमिट, इन दोनों को मिलने को ही हम क्या कहते हैं, निषेचन। तो लैंगिक जनन में निषेचन होता है, अलैंगिक जनन में किसी प्रकार का कोई निषेचन नहीं होता। कैसे होगा, क्योंकि इसके अंदर नर और मादा भाग ही नहीं लेते, तो इसके अंदर निषेचन तो ऑब्वियसली बात है, होगा ही नहीं। इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण विकसित हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। यानी कि एक मेल से गुण आएंगे, कुछ फीमेल से गुण आएंगे, तब जाके दोनों ही गुण जो है एक जीव में आएंगे। लेकिन सिर्फ एक ही जीव से कोई बन रहा है तो इसके गुण जो है ये संतति में आएंगे। तो अलैंगिक जनन में कोई नए गुण नहीं आते, लेकिन लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है, संतति के अंदर माता और पिता दोनों से गुण आते हैं, यानी कि अलग गुण आ सकते हैं। इस क्रिया में बीजाणु उत्पन्न नहीं होते और अलैंगिक जनन में कवक में जो है ऑब्वियसली क्या होता है, बीजाणु उत्पन्न होते हैं। अब बीजाणु क्या होता है इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। कवकों में किस प्रकार से बीजाणुओं से जनन होता है उसको हम लोग अलैंगिक जनन में पढ़ेंगे। लैंगिक जनन में बीजाणु उत्पन्न नहीं होते, इनको स्पोर बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों, बीजाणु को। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे डिटेल से पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अलैंगिक जनन बड़ा आसान है, यानी कि जिसके अंदर नर और मादा दोनों भाग नहीं लेते, बहुत ही सरल प्रकार के जीवों में होने वाला लैंगिक जनन जो होता है वो अलैंगिक जनन होता है। इसमें युग्मकों का संलयन जो है नहीं होता। युग्मक संलयन यानी कि मेल गेमिट और फीमेल गेमिट मिलते नहीं है, तो नहीं मिलते हैं तो कैसा जनन है, अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन के कई प्रकार की विधियां होती है, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। पहला हम लोग पढ़ेंगे विखंडन, जिसको फिजन बोलते हैं। फिर हम मुकुलन पढ़ेंगे, बडिंग। पुनर्जनन बोलते हैं जिनको हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। और बीजाणु जनन को पढ़ेंगे, स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सभी को डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं विखंडन क्या होता है, यानी कि फिजन क्या होता है। विखंडन का मतलब क्या होता है, खंडन। खंडन का मतलब होता है टूटना। खंडन का मतलब होता है दोस्तों टूटना, यानी कि इसके अंदर कोई वेष्टि यानी कि कोई भी जीव खंडित होकर यानी कि टूट के संतान की उत्पत्ति करता है। उदाहरण की बात करें तो अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, जीवाणु, एक कोशिकीय शैवाल, इन सभी में कौन सा जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है, विखंडन विधि होती है। यानी कि ये टूट के जो है नया जीव बना दे, एक जीव है तो ये टूट के नया जीव बन जाता है। कैसे बनता है उसको हम लोग आगे देख रहे हैं। इस विधियों से जो है उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं, अनुजात कहते हैं। यानी कि जैसे ये अमीबा है, अमीबा टूट के दो बन गया, अभी जो संतति बन गई, इस संतति को हम लोग क्या कहेंगे, अनुजात कहेंगे। इस संतति को हम लोग दोस्तों अनुजात कहेंगे। और विखंडन की प्रक्रिया जो है वो दो प्रकार की होती है, एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। द्विखंडन यानी कि दो खंडों में टूटना, बहुखंडन यानी कि बहुत सारे खंडों में टूटना। यहां से देख लो आपस कि द्विखंडन और बहुखंडन क्या होता है।
ऐसा विभाजन जिसके द्वारा व्यष्टि, व्यष्टि यानी कि कोई भी जीव, खंडित यानी कि टुकड़े होकर दो संतति का निर्माण करता है। यानी कि ये जीव है, जैसे मान लो ये अमीबा है, ये टुकड़े होकर कितनी संतति बन गई? दो। दो बन गए, उसको हम क्या कहेंगे? द्विखंडन कहेंगे। उदाहरण दे रखा है दोस्तों अमीबा और पैरामीशियम। बहुखंडन क्या होता है? जिसमें व्यष्टि खंडित होकर अनेक व्यष्टियों यानी कि अनेक संतानों की उत्पन्न करता है या उत्पत्ति करता है। ऐसे खंडन को या खंडन को हम क्या कहेंगे? बहुखंडन कहेंगे। उदाहरण दे रखा है दोस्तों यहाँ प्लाज्मोडियम का, प्लाज्मोडियम, स्पोरोजोआ और शैवाल। प्लाज्मोडियम दोस्तों हमारे मच्छर के अंदर जो होता है ना, मलेरिया, मलेरिया हमें प्लाज्मोडियम से ही होता है। तो इसके अंदर कौन सा जनन होता है? बहुखंडन होता है। तो यानी कि बहुत सारे टुकड़े होके बहुत सारे नए जीव बनते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बहुखंडन। आगे हम देखते हैं मुकुलन क्या होता है, बडिंग क्या होता है। इंग्लिश में इसको बडिंग बोलते हैं। बडिंग यानी कि बड निकलता है, यानी कि ये जो प्लेनेरिया है, सॉरी हाइड्रा, ये हाइड्रा जो जीव है, हाइड्रा जीव में क्या होता है? छोटा सा एक बड निकलता है। ये देखो यहाँ पे छोटा सा उभार दिख रहा है, इसको हम बड बोलते हैं। ये बड बोलते हैं, हिंदी में इसको मुकुल बोलते हैं। तो हाइड्रा के शरीर का एक उभार बन जाता है जिसे मुकुल कहते हैं, यानी कि बड कहते हैं। मुकुल धीरे धीरे बड़ा होकर एक नए हाइड्रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि धीरे धीरे देखो बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, एक नया हाइड्रा बन जाता है। और फिर जब बड़ा हो जाता है तो क्या होता है? अंततः ये क्या होता है? हाइड्रा के शरीर से अलग हो जाता है। ये शरीर से अलग हो जाता है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? मुकुलन कहते हैं। तो ध्यान रखें, खंडन हमने पढ़ लिया, द्विखंडन और बहुखंडन। अमीबा और पैरामीशियम के अंदर द्विखंडन होता है और प्लाज्मोडियम के अंदर बहुखंडन होता है। मुकुलन देख लिया, वो किसके अंदर होता है? हाइड्रा के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग रीजनरेशन या पुनरुद्भवन क्या होता है या पुनर्जनन क्या होता है। तो ये जीव कौन सा दिख रहा है हमें? ये दिख रहा है जो प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया को अगर हमने कई टुकड़ों में काट दिया, यानी कि आपको अगर प्लेनेरिया दिख गया, आपको ने उसको काट दिया, ऐसे 3-4 टुकड़े कर दिए, तो ये सभी टुकड़े एक एक जीव बन जाते हैं। प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। इसको हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन या पुनरुद्भवन कहते हैं। बहुत आसान है दोस्तों। और अगला हमारा जो लास्ट है, हम लोग 4 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर बीजाणु जनन है। बहुत आसान है ये भी। इसमें क्या होता है? बीजाणु बनते हैं। ये जो राइजोपस है ना, एक कवक होता है, राइजोपस एक कवक होता है। ये कवक क्या करता है? एक संरचना बनाता है इस प्रकार की गोल सी। इस गोल संरचना के अंदर बहुत सारे ऐसे बीजाणु बनाता है। बीजाणु यानी कि स्पोर बनाता है। और इस संरचना को क्या बोलते हैं? बीजाणु धानी बोलते हैं, स्पोरेंजियम बोलते हैं दोस्तों। इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है? बहुत सारे स्पोर बीजाणु होते हैं। और जब बीजाणु बहुत सारे हो जाते हैं और परिपक्व हो जाते हैं तो ये बीजाणु धानी ऊपर से फट जाती है। इस प्रकार से हो जाती है, ये बीजाणु धानी फट जाती है और ये बीजाणु है, ये धीरे धीरे जो है बाहर निकल जाते हैं। और ये बीजाणु बाहर निकलते ही जो है नए जीव की उत्पत्ति नहीं करते। बीजाणु बाहर निकलते ही वातावरण में इधर उधर फैल जाते हैं। और जब बीजाणु बाहर निकलते ही वातावरण में फैल जाते हैं तो फैल के क्या करते हैं? जब इनको अपनी अनुकूल परिस्थितियां दिखती है, परिस्थितियां उनके अनुकूल लगती है कि भाई अब इनको उग जाना चाहिए, तब ये क्या करते हैं? उग के नए जीव बन जाते हैं। अब इसको लिखा हुआ है क्या, ये देखते हैं। अलैंगिक जनन की विधि में कुछ जीवों में प्रतिकूल परिस्थितियों के बचने के लिए एक विशेष आवरण युक्त कोशिका का निर्माण होता है। यानी कि स्पोर है ना, ये जीवाणु बीजाणु, इसको कोई खा ना जाए या इसको कोई परेशानी ना हो जाए, इसलिए इसके ऊपर क्या होती है? कवरिंग होती है। यानी कि एक विशेष आवरण युक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे हम लोग बीजाणु कहते हैं। और बीजाणु कहाँ बनते हैं? बीजाणु धानियों में बनते हैं, स्पोरेंजियम में बनते हैं, जो अंकुरित होकर क्या बनाते हैं? नया पौधा बनाते हैं। उदाहरण की बात करें तो जीवाणु, शैवाल और कवक में इस प्रकार का जनन पाया जाता है। किस प्रकार का जनन? बीजाणु जनन, स्पोरोजेनेसिस पाया जाता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग कायिक प्रवर्धन क्या होता है। सर कायिक का मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है शरीर। यानी कि शरीर का कोई भाग अगर आपने जमीन के अंदर डाल दिया और उससे कोई नया जीव बन गया, उसको हम लोग बोलते हैं कायिक परिवर्धन। कायिक यानी कि शरीर से। तो यह पौधे के कायिक भागों द्वारा, कायिक भाग यानी कि शरीर, जैसे तना हो गया, जड़ हो गया, पत्तियां हो गई, इन्हीं भागों से अगर कोई नया पौधा बन रहा है तो वो होता है कायिक प्रवर्धन। तो कायिक भागों द्वारा होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो जड़ों के द्वारा भी जनन होता होगा, तनों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा भी होता होगा, तभी तो हम लोग कायिक बोलते हैं इसको। तो जड़ों के द्वारा नया पौधा किस में बनता है? तो देखा, जड़ों जैसे शकरकंदी और डहेलिया, यानी कि अपन गाजर हो गया, मूली, शकरकंदी, इन सभी की अगर जड़ को हम जमीन के अंदर डाल दें तो कुछ समय बाद क्या होता है? ये एक नया पौधा बन जाता है। यानी कि इनकी जड़ों से नया पौधा बन जाता है। तनों द्वारा भी नए पौधे बनते हैं, जैसे आलू, अदरक, हल्दी, इनके तने को अगर हम लोग जमीन के अंदर डाल दें, आलू जो हम लोग खाते हैं ना, ये तना होता है। हल्दी जो हम लोग यूज करते हैं, ये भी तना होता है। अदरक हम लोग जो चाय में डालते हैं, वो भी तना होते हैं। इस तने को अगर हम जमीन के अंदर डाल देते हैं तो कुछ कलिकाएं फूटने लगती हैं और एक नया
पौधा बन जाता है। तो तने के द्वारा भी नया पौधा बन सकता है। और तीसरा है हमारा पत्तियों के द्वारा नया पौधा बनता है। और पत्तियों द्वारा नया पौधा किसमें बनता है? तो एक नाम लिख रखा है, हमारे एग्जाम्पल दे रखा है, ब्रायोफिल्म नाम के पौधे में। ब्रायोफिल्म जैसे पौधे की पत्तियों में पर्णकलिकाएं निकल आती है। पर्णकलिकाएं निकल आती है, ये कलिकाएं पत्तियों से अलग होकर भूमि पर गिरकर एक नए पौधे को जन्म देती है और एक कलिका एक पौधे को जन्म देने में सक्षम होती है। तो इस प्रकार की कलिकाएं किसमें निकलती है? ब्रायोफिल्म में। तो आप समझ गए होंगे कि कायिक प्रवर्धन जड़ों में शकरकंदी, डहेलिया, मूली, गाजर, इन सभी में जड़ों के द्वारा, आलू, अदरक, प्याज, हल्दी, इन सभी में जो होता है कायिक प्रवर्धन वो तने के द्वारा होता है और ब्रायोफिल्म में पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। यहां से एग्जांपल और इमेज आप सारे देख सकते हैं बच्चों। अब आगे देखते हैं कि कायिक प्रवर्धन के क्या लाभ होते हैं, कायिक प्रवर्धन क्यों आवश्यक होता है। इस जनन में एक ही प्रकार की जनन आवश्यकता होने एक ही प्रकार के जनक की आवश्यकता होने के कारण जनन में कम समय लगता है। यानी कि इसके अंदर हम लोगों को मेल अलग से नहीं चाहिए, फीमेल अलग से नहीं चाहिए, एक ही प्रकार का जनक चाहिए और एक ही प्रकार का जनक चाहिए, इसलिए हमें इस जनन के अंदर क्या लगता है? समय कम लगता है। दूसरा यह है कि इस जनन में उगाए गए पौधे जो होते हैं वो फूल और फल उसमें क्या होता है? बहुत जल्दी आते हैं, ज्यादा लेट समय नहीं लगता, बहुत जल्दी आते हैं। अगला है इस जनन में उगाए गए पौधे जो है अपने गुण जो है उनके जनक के समान होते हैं। जनक के समान तो नहीं है क्योंकि इसके अंदर ना तो फीमेल और मेल के अलग अलग गुण तो आए नहीं, अलग अलग गुण नहीं आएंगे तो जो है किसके समान होंगे? अपने जनक के जैसे ही गुण होंगे। इसमें जो है बीजहीन पौधे को हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि बिना बीज वाला पौधा भी, बिना बीज वाला कोई फल बनाना है वो भी हम लोग बना सकते हैं। और इस विधि से नस्ल सुधार आसानी से किया जा सकता है, यानी कि हम लोग अच्छी अच्छी नस्लों को जो है मिला के एक अच्छा पौधा तैयार कर सकते हैं। किस विधि के द्वारा? कायिक प्रवर्धन के द्वारा। तो इसको एक बार वापस सुने कि इसमें जो है हमें एक ही प्रकार के जनक की आवश्यकता होती है तो समय कम लगता है। दूसरा, इसके अंदर फल फूल बहुत जो है वो जल्दी आ जाते हैं, इनके गुण जो होते हैं वो जनक के समान होते हैं। चौथा इसका बात है इसके अंदर जो है बिना बीज वाले हम लोग फल या फल बना सकते हैं। और पांचवा इसका मेन लाभ क्या होता है कि इसके द्वारा हम जो क्या कर सकते हैं? नस्ल सुधार भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग लैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अलैंगिक जनन हमने फ्यूजन पढ़ा था, हमने विखंडन पढ़ा, मुकुलन पढ़ा, उसके बाद में बीजाणु जनन भी पढ़ा। इन सभी को मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अब हम लैंगिक प्रजनन के बारे में बात करते हैं। लैंगिक प्रजनन की बेसिक चीजें हमने शुरू में ही देख ली, यानी कि इसके अंदर क्या होता है? एक मेल और एक फीमेल की आवश्यकता होती है। इस जनन में नई संतति उत्पन्न करते हेतु नर और मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रजनन, लैंगिक प्रजनन जो होता है वो नर और मादा युग्मक के मिलने से होता है। यहां से आप लोग इमेज से देख सकते हो कि जो स्पर्म होता है ये पुरुष का नर युग्मक होता है और ये एक होता है मादा युग्मक होता है। मादा युग्मक और नर युग्मक के मिलने से क्या बनता है? एक भ्रूण बनता है, यानी कि इसके अंदर नर और मादा युग्मक दोनों युग्मकों में क्या होता है? निषेचन होता है। तो नर और मादा युग्मक के मिलने को क्या बोलते हैं? निषेचन। ये एक परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है कि निषेचन से आप क्या समझते हैं कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान नर और मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसमें क्या होती है? संतति में विभिन्नता होती है। विभिन्नता तो होगी क्योंकि इस बच्चे के अंदर सारे गुण महिलाओं से तो आएंगे नहीं, कुछ मेन से भी आएंगे, कुछ वुमेन फीमेल से भी आएंगे। तो इसके अंदर जो है वो क्वालिटी जो होगी वो दोनों की होगी, इसलिए इसके अंदर क्या होती है? विभिन्नताएं भी हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोग पादपों के अंदर पढ़ेंगे कि पादपों में किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है और उसके बाद हम लोग मनुष्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो पादपों में लैंगिक जनन में पहले पढ़ते हैं कि जिन पादपों के अंदर लैंगिक जनन होता है वे पादप क्या कहलाते हैं? वो एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। पादप हमने कई प्रकार के पढ़े, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, हमने ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 5 प्रकार के प्लांट पढ़ते हैं, जिसमें जो फूल वाले पौधे होते हैं ना उनको हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म में ही लैंगिक जनन पाया जाता है। तो एंजियोस्पर्म जिसको हम लोग आवर्तबीजी कहते हैं, इन पौधों का जो जनन अंग होते हैं वो कहाँ होते हैं? पुष्प में होते हैं। ये पहला ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पादपों का जनन अंग किसको कहा जाता है? पत्तियों को, तने को, पुष्प को या फल को? तो पुष्प यानी कि फूल को जो है जनन अंग कहते हैं। जनन अंग वही होते हैं। जनन अंग में क्या क्या होता है? पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं? तो पुष्प के बाह्य दल होते हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं। यहां से आप इमेज से समझो दोस्तों, मैं आपको इस इमेज को अच्छे से समझा देता हूं। ये एक फ्लावर है, 2 फ्लावर अलग अलग बनाए हुए हैं लेकिन आप इसको साथ में बना सकते हो। ये फ्लावर के जो रंग बिरंगे पार्ट दिख रहे हैं ना, ये बैंगनी कलर का, इसको हम लोग दल बोलते हैं।
और यहाँ पे आप देखा हरे कलर के जो है इस यहाँ होते हैं, पत्तियां होती हैं, पत्तियों जैसे, इनको हम लोग बोलते हैं दोस्तों बाह्यदल। आपको अनुप्रस्थ काट का चित्र भी कई बार पूछा जाता है, या फिर हमें बोल दे कि पुष्प का नामांकित चित्र बनाओ, तब आप यहाँ बना सकते हो कि ये बाह्यदल बना दिए, ये दल बना दिए। फिर अंदर आप लोग दो भाग बनाएंगे, एक पुंकेसर और एक स्त्री केसर। पौधों के पुष्प के फीमेल पार्ट को हम लोग स्त्री केसर कहते हैं, और पौधों के जो पौधों का पुष्प होता है उसके मेल पार्ट को यानी कि नर पार्ट को क्या कहेंगे, नर भाग को हम लोग पुंकेसर कहेंगे। तो ये स्त्री केसर ये होता है बीच वाला। क्या क्या होता है स्त्री केसर के अंदर, या मैं हिंदी में लिखता हूं वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र। फिर होती है स्टाइल यानी कि वर्तिका होती है, खाली वर्तिका। और नीचे नीचे क्या होता है, ओवेरी यानी कि अंडाशय। ये पिस्टिल यानी कि होता है स्त्री केसर। तो ये बीच वाला स्त्री केसर होता है, और स्त्री केसर के दोनों तरफ ये क्या होता है, ये पुंकेसर होते हैं। ये दोनों जो है क्या दिख रहे हैं आप लोगों को, पुंकेसर। पुंकेसर में क्या क्या होता है, तो ऊपर वाला भाग होता है, इसको हम बोलते हैं परागकोश। इसको हम बोलते हैं दोस्तों परागकोश, हिंदी में इसको एंथर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एंथर बोलते हैं। और नीचे एक नली होती है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट यानी कि तंतु बोलते हैं। अब बात आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि आपको अगर चित्र पूछ ले तो आप इस चित्र में ये ना जो परागकोश और तंतु, इन दोनों को आप लोग यहाँ बना सकते हैं, यहाँ पे ऐसे। तो अच्छे से चित्र बना के आप समझा सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा आगे पढ़ते हैं, इसके बाद थोड़ी और डिटेल से चर्चा करेंगे इसी पुष्प के बारे में। पुष्प दो प्रकार के हो सकते हैं, कैसे कैसे, एक तो एक लिंगी पुष्प हो सकते हैं और एक उभय लिंगी पुष्प हो सकते हैं। एक लिंगी का मतलब होता है एक पुष्प के ऊपर एक ही लिंग होगा, एक पुष्प के ऊपर एक ही लिंग होगा। और उभय लिंगी का मतलब होता है एक ही पुष्प के अंदर दोनों लिंग होंगे। कैसे, यहां से समझो आप। यहां से आपको दो पुष्प दिख रहे हैं, एक ये पुष्प दिख रहा है, एक ये पुष्प दिख रहा है। इस पुष्प के अंदर देखो ये स्त्री केसर वाला भाग है ना, स्त्री केसर पिस्टिल है, ये स्त्री केसर। और चारों दोनों तरफ ये ब्लू कलर के क्या है, ये पुंकेसर है। तो स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही पुष्प में हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उभय लिंगी पुष्प कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। और जब इसके अंदर सिर्फ क्या, ये सिर्फ पुंकेसर वाला भाग है, स्त्री केसर इसमें है ही नहीं। इसमें स्त्री केसर है लेकिन पुंकेसर नहीं है। जब स्त्री केसर और पुंकेसर अलग अलग पौधों के अंदर अलग अलग फूलों पर हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक लिंगी। क्योंकि इस फूल के ऊपर कितने लिंग है, सिर्फ एक ही लिंग है। और इस फूल के ऊपर कितने लिंग है, सिर्फ एक ही लिंग है। जिस फूल के ऊपर सिर्फ एक लिंग होता है उस फूल को हम लोग एक लिंगी पुष्प कहते हैं। तो जब पुंकेसर अथवा स्त्री केसर जननांग अलग अलग पुष्प पर उपस्थित हो तो उसको हम लोग एक लिंगी पुष्प कहेंगे। और जब पुष्प के पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प पर हो उसको हम क्या कहेंगे, उभय लिंगी कहेंगे। उदाहरण आप लोग याद रख सकते हैं, पपीता, तरबूज, खजूर, ये सब एक लिंगी पुष्प होते हैं। गुड़हल और सरसों कैसे होते हैं, उभय लिंगी पुष्प होते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं हम लोग बीज कैसे बनता है। हमने ये समझ लिया कि पौधे के अंदर फूल होता है, फूल के अंदर पुंकेसर होता है, स्त्री केसर होता है, बाह्यदल, दल, ये सब होता है। लेकिन अब बीज कैसे बनता है, तो पराग कोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग परागण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये निषेचन जो होता है ना, निषेचन से पहले इसके अंदर क्या होता है, परागण होता है। परागण कैसे होता है यहां से समझो आप। यहां से मैं आपको इमेज से समझाता हूं दोस्तों। ये एक फूल है, ये फूल का मेल पार्ट है, और ये दोस्तों ये फीमेल पार्ट है। यहां से देखो मेल पार्ट के ऊपर ये एंथर यानी कि परागकोश है, इसके ऊपर ऐसे डॉट 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 बनता है, इसको हम लोग परागकण कहते हैं, परागकण। अब ये मेल जो है नर युग्मक बोलते हैं, परागकण यानी कि नर युग्मक, मेल गेमिट है ना, मेल गेमिट नर युग्मक परागकण होते हैं। अब परागकण यहाँ तो किसी काम के है नहीं, परागकण का यहाँ पहुंचना जरूरी है। यहाँ कैसे पहुंचेंगे, कैसे भी बहुत सारे तरीके होते हैं। हवा के द्वारा पहुंच सकते हैं, या फिर किसी मक्खी के पैरों के चिपक के, पक्षियों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, कैसे भी करके ये पराग का ट्रांसफर होते हैं यहाँ फीमेल पार्ट पे। और फीमेल पार्ट जो होता है इसके ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है, वर्तिकाग्र होता है। वर्तिकाग्र यानी कि पराग कणों का पराग कोश यानी कि एंथर है ना, पराग कोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ये दोस्तों ये निषेचन नहीं है, निषेचन तो यहाँ होता है अंडाशय के अंदर, ये परागण है। तो परागण किसे कहते हैं कि पराग कोश का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का हो सकता है, एक तो स्वपरागण होता है, एक पर परागण होता है। स्वपरागण और एक पर परागण। अब स्वपरागण और पर परागण से हम क्या समझते हैं, स्व का मतलब होता है सेल्फ यानी कि एक ही फूल से, और पर परागण यानी कि दूसरे फूल से। यानी कि यहां से देखो आप, एक मिनट दोस्तों, यहां से आप लोग देखेंगे तो इसी फूल का मेल पार्ट है, इसी फूल का फीमेल पार्ट है।
यहीं से ट्रांसफर हो रहे हैं, इसी फूल से इसी फूल पे जा रहे हैं, यानी कि कोई दूसरे फूल पे जा ही नहीं रहे, इसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। यहां से दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से समझे, अगर नहीं समझ में आया तो अगले वाला चैप्टर जो अनुवांशिकी वाला है वो समझ में आने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो सेल्फ पोलिनेशन होता है कि उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचना सेल्फ पोलिनेशन या स्वपरागण कहलाता है। और पर का मतलब क्या होता है, दूसरा, पर का मतलब होता है दूसरा, तो यानी कि दूसरे फूल के ऊपर, यानी कि यहां से देखो, यहां से परागकण कहां जा रहा है, यहाँ पे, और यहां से परागकण कहां आ रहा है, यहाँ पे, यानी कि दूसरे फूल से दूसरे फूल की वर्तिकाग्र पर पहुंचना, और दूसरे फूल के परागकोश से दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर परागकणों का पहुंचना क्या कहलाता है, क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण कहलाता है। डिटेल से यहाँ लिखा हुआ है, जब पुष्प के परागकोश उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, यानी कि इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसको स्वपरागण कहते हैं। और जब पुष्प के परागकण उसी जाति के, जाति तो सेम है, ऐसा नहीं है कि सरसों का जो है वो किसी और पौधे पे चला जाएगा, जाएगा तो सरसों के पौधे पे, उसी जाति के कोई दूसरे पुष्प के ऊपर जाएगा, यानी कि दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का पहुंचना पर परागण कहलाता है। अब दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं, अब परागण के बाद क्या होता है। अब परागण देखो, यहाँ पे देखो ये होता है, यहां से देखो आप, यहाँ पे जो ये पहुंच गया कौन, परागकण, ये होता है वर्तिकाग्र। अर्धवर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद क्या होगा, परागकण जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, ये अंडाशय है पूरा, ये अंडाशय ओवेरी है ना, ओवेरी, अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, और बीजांड तक ये किसके द्वारा होता है, वर्तिका से होते हुए। ये जो बीच की लाइन है ना, इसको नली को बोलते हैं वर्तिका, ध्यान रखना, बीच की लाइन को वर्तिका बोलते हैं और ऊपर वाले को वर्तिकाग्र बोलते हैं। तो वर्तिकाग्र पर आते हैं, फिर वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचते हैं। अंडाशय के अंदर नर और मादा युग्मक दोनों का निषेचन होता है, और ये अंडाशय के अंदर यहाँ पे दोनों जो है नर और मादा युग्मक दोनों मिलते हैं ऐसे। फिर क्या होता है, भ्रूण बनता है, युग्मनज बनता है, यानी कि भ्रूण बनता है। युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है, और बीजांड जो होता है, यानी कि बीजांड के अंदर ही तो हुआ सब कुछ, और ये बीजांड क्या बन जाता है, एक बीज में बदल जाता है। और बीजांड किसके अंदर, अंडाशय के अंदर, तो अंडाशय किस में बदल जाता है, फल में। जनरली हम लोग ये देखते हैं ना कि फल होता है ना, फल के अंदर बीज होता है, क्योंकि फल के अंदर बीजांड होता है, बीजांड बीज में बदल जाता है, और जो चारों तरफ अंडाशय होता है, अंडाशय क्या बन जाता है, फल बन जाता है। तो पूछ ले कभी क्वेश्चन में कि हमारा जो फल होता है वो किसका भाग होता है, फूल के किस भाग से बनता है, तो अंडाशय से बनता है। अंडाशय फल में बदल जाता है, और फूल के अन्य भाग जो होते हैं, यानी कि बाह्य दल ये सारे क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। तो आप ध्यान से सुने, एक बार वापस मैं बता देता हूँ कि परागण में क्या होता है, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक परागकण पहुंचते हैं, फिर वर्तिकाग्र से वर्तिका से होते हुए ये अंडाशय के अंदर बीजांड में पहुंचते हैं। बीजांड में नर और मादा युग्मक का दोनों का निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है, और बीजांड के चारों तरफ जो अंडाशय होता है वो क्या बन जाता है, फल बन जाता है। अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों, अंकुरण क्या होता है, जर्मिनेशन किसको बोला जाता है, यानी कि जो बीज होता है, बीज या वो भ्रूण जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित होता है। नवोद्भिद यानी कि जब ये बीज है ना, इसको हम लोग जमीन के अंदर डाल देंगे, इसको अपनी परिस्थिति सही लगेगी, सही यानी कि जब उसका मौसम आएगा, बारिश होगी, बारिश के मौसम में जब उसको उगना है, जब उगने का जो उसका मौसम आएगा, वो अपनी परिस्थितियां देखेगा, अनुकूल परिस्थितियों में वो नयोद्भिद में यानी कि नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। कौन की, वो बीज। जब बीज नए पौधे के रूप में विकसित होता है उसको हम लोग अंकुरण कहते हैं। यहाँ पे बीज पड़ा है, बीज थोड़ा थोड़ा देखो, यहाँ पे देखो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे विकसित हो रहा है, और ये इसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन, अंकुरण बोलते हैं। बीज का विकसित होना अंकुरण कहलाता है। अब हम लोगों ने पौधों के बारे में, परागकण क्या होता है, परागण क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन यानी कि स्वपरागण, और पर परागण क्या होता है, एकदम मैंने आपको अच्छे से समझाया, इससे ज्यादा हमारे एग्जाम में पूछे नहीं जाते। अब हम लोग मनुष्यों के बारे में बात करते हैं कि जीवों में किस प्रकार से जीव होता है, मनुष्यों के अंदर किस प्रकार से जनन होता है। तो मनुष्यों में जनन पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि मनुष्यों में जनन की शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत होती है किशोरावस्था से, बचपन से ही नहीं होती, किशोरावस्था एक बच्चों के अंदर आती है, उस किशोरावस्था से ही जो है जनन ग्रंथियों का विकास होना शुरू होता है। तो जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, यानी कि जनन अंग विकसित होने लगते हैं, जनन ग्रंथियां विकसित होने लगती है, ऐसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, किशोर अवस्था कहते हैं, एडोलसेंस बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों इसको। फिर एडोलसेंस और यौनारंभ में क्या फर्क होता है, तो किशोरावस्था की वह अवधि जिसमें जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं, यानी कि किशोरावस्था वो अवधि होती है जब जनन अंग जो है विकसित होते रहते हैं, और जब विकसित होने शुरू हो रहे हैं, जिस उम्र में हो रहे हैं, जैसे मान लो 11 वर्ष की उम्र में जनन अंग या फिर जनन ग्रंथियां विकसित होनी शुरू हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, प्यूबर्टी कहलाएगा, यानी कि जब परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं
उस प्रारंभ वाली अवस्था को क्या कहेंगे? यौनारंभ कहेंगे। यौवन प्लस आरंभ, यौनारंभ कहेंगे, प्यूबर्टी कहेंगे। यौनारंभ का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन लड़के और लड़कियों में क्या होता है? जनन क्षमता का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यौनारंभ की जब शुरुआत होती है तो कई प्रकार के परिवर्तन लड़के और लड़कियों में, कई प्रकार के शारीरिक परिवर्तन भी हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कह देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, यहाँ से हर बार बोर्ड में पूछा जाता है कि यौनारंभ के समय लड़कों में होने वाले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी कि द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों को समझाइए। तो आपको 4 से 5 उसके एग्जाम्पल लिखने पड़ते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखे हैं, कुछ कम है तो आप यहाँ से इमेज से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि लड़कों के अंदर कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं और लड़कियों के अंदर कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जाते हैं। तो लड़कों में आवाज भारी होने लगती है, दाढ़ी और मूंछ आने लगती है, कांख और जननांगों पर बाल उगने लगते हैं और त्वचा जो है वो कैसी होती है? तेली होती है। साथ आप लोग ये भी याद रख सकते हो कि चेहरे पर जो है वो मुंह से भी निकलने लगते हैं। और लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण, तो कांख और जननांगों पर बाल उगने लगते हैं, स्तन ग्रंथियों का विकास होता है, रजो धर्म चक्र का आरंभ होता है। इसको हम लोग समझेंगे दोस्तों अगली स्लाइड में। रजो धर्म चक्र क्या होता है? इसका आरंभ होता है, त्वचा तेली होता है और इसमें भी आप लोग याद रख सकते हो कि चेहरे पर जो है वो क्या होता है? मुंह से आदि होने लगते हैं। अब हम बात करते हैं रजोधर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। रजोधर्म क्या होता है? तो रजोधर्म का मतलब होता है कि, पहले मैं आपको पढ़ के समझा देता हूं फिर समझाऊंगा कैसे होता है। गर्भावस्था को छोड़कर, यानी कि जब प्रेगनेंसी जो होती है ना, महिला को प्रेगनेंसी अवस्था में नहीं होता, बिना प्रेगनेंसी, जब महिला कोई प्रेग्नेंट नहीं है तो गर्भावस्था को छोड़कर 26 से 28 दिन की अवधि पर गर्भाशय से रक्त और आंतरिक दीवार, यानी कि जो गर्भाशय होता है ना, गर्भाशय से ब्लड और गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार होती है जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं, 3 दीवारें होती हैं, आपको याद नहीं रखनी, ठीक है, आपको अंदर वाली याद रखनी, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम और उसके साथ क्या आता है? ब्लड और श्लेष्मा, इनका स्त्राव होता है, यानी कि इनका स्त्रवण होता है और ये कितने दिनों तक चलता है? 3 से 4 दिनों तक चलता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? माहवारी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब ये होता क्यों, ये इसको समझ लो, यानी कि आगे हम लोग समझेंगे। जैसे ये होता है ना, एक मिनट, ये गर्भाशय होता है, यहाँ पे जो ये अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर जो है एग का निर्माण होता है। एग जो है घूमते घूमते जो है यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में आता है। ये फेलोपियन ट्यूब अंडाशय क्या होता है इसको हम लोग आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिर यहाँ पे जो आता है, जब तक इस अंडे को जब निषेचन हो जाता है तो प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है तो फिर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। जब ये प्रेगनेंसी नहीं हुई, यानी कि निषेचन नहीं हुआ, स्पर्म और एग का मिलन नहीं हुआ, फिर क्या होगा? ये एग कहाँ वापस नहीं जाएगा, एग क्या होगा? इस गर्भाशय के साथ जो है ये ब्लड के साथ क्या होगा? बाहर आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। आप ध्यान से समझें इसको। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग समझ गए कि रजो धर्म क्या होता है, रजो माहवारी या मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। अब कई बार पूछ रहे रजो दर्शन क्या होता है। रजो दर्शन और रजो धर्म दोनों अलग अलग है। रजो दर्शन, दर्शन का मतलब क्या होता है? जब यौनारंभ के समय जब पहली बार किसी भी लड़की को जो है रजो धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है पहली बार, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रजो दर्शन कहते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ध्यान रखना, रजो दर्शन और रजो धर्म ऐसे अलग है। ये हर बार होता है, गर्भावस्था के अलावा हर महीने जब महिलाओं को जब अनिषेचित अंडा या फिर एग जो होता है वो गर्भाशय से बाहर आता है, उसको हम लोग रजो दर्शन रजो धर्म कहते हैं। और जब ये रजो धर्म पहली बार होता है उसको हम लोग रजो दर्शन कहते हैं। ये भी ध्यान से सुने आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं जनन तंत्रों के बारे में। नर जनन तंत्र और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम दोनों को पढ़ने हैं। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और नर जनन तंत्र। कौन कौन से अंग होते हैं इनको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं वर्षण क्या होते हैं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं टेस्टिस। नर जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाकार ग्रंथियां होती है, यानी कि एक जोड़ी अंडाकार ग्रंथियां आपको दिख रही है ना, ग्रंथियां होती है जिन्हें हम लोग वर्षण कहते हैं, यानी कि टेस्टिस कैसे हैं। उदर गुहा के बाहर वर्षण कोष में स्थित होते हैं, यानी कि उदर गुहा के बाहर, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर नहीं होते, हमारे शरीर के अंदर नहीं होते, बाहर की साइड होते हैं, वर्षण कोष में स्थित होते हैं। वर्षण में नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण कहां पे होता है? टेस्टिस में होता है। फिर अब यहां से देखें, ये है टेस्टिस। टेस्टिस से एक यहाँ पे देखो ये नली का आकार की जुड़ी हुई दिख रही है, इसको हम बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। इसको बोलते हैं दोस्तों वास्ट डिफरेंस। और वास्ट डिफरेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? शुक्रवाहिनी बोलते हैं। अभी शुक्रवाहिनी क्या करती है? तो प्रत्येक वर्षण से एक नली निकलती है जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। दोनों वर्षण से निकलती हुई शुक्रवाहिनी मूत्र मार्ग में खुलती है, यानी कि ये मूत्र मार्ग होता है इसके अंदर खुलती है। ये शुक्राणु को वर्षण से और
शीर्ष यानी कि पेनिस तक पहुंचाने का काम करती है, यानी कि यहां तक पहुंचाने का, यानी कि मूत्र मार्ग के अंदर शुक्राणुओं को पहुंचाने का काम कौन करती है? शुक्रवाहिनी करती है। अगला है शुक्राशय क्या होता है, यानी कि सेमिनल वेसिकल क्या होता है? सेमाइनल वेसिकल या सेमिनल वेसिकल क्या होता है? तो ये शुक्राशय, देखो यहां से देखो, ये होते हैं शुक्राशय। ये क्या होता है? शुक्राशय। अभी शुक्राशय क्या काम करता है, तो यहां से सुने आप लोग। यह मूत्राशय के पीछे स्थित वलित थैली नुमा संरचना होती है, यानी कि थैले जैसी संरचना होती है, ऐसी छोटी सी। शुक्राशय में सारी द्रव स्त्रावित होता है। शुक्राशय एक द्रव स्त्रावित करता है, सारी प्रकृति का होता है, और ये द्रव जो है वीर्य के अधिकांश भाग का निर्माण करता है। यानी कि जो सीमन होता है, उस सीमन के अधिकांश भाग का निर्माण कौन करता है? वो सेमिनल वेसिकल करता है, यानी कि शुक्राशय करता है। जिसमें क्या होता है? शुक्राणु गति करता है। शुक्राणु बनते नहीं है, बनते तो कहाँ है? टेस्टिस में। टेस्टिस से जो है ये वास्ट डिफरेंस से होते हुए शुक्राशय तक पहुंचते हैं, और शुक्राशय एक द्रव को स्त्रावित करता है, और वो द्रव में क्या है? शुक्राणु गति करते हैं। फिर आगे बात करते हैं मूत्र मार्ग। यूरेथ्रा किसको बोलते हैं? अब देखो, यूरेथ्रा जो होता है कॉमन मार्ग होता है। देखो यहां से मैं एक मिनट दोस्तों, ये होता है दोस्तों यूरेथ्रा। ये पूरा जो होता है ना यूरेथ्रा, यहाँ से जो है ये ब्लड, यहाँ पे जो इसको मूत्राशय बोलते हैं, मूत्राशय और यहाँ पे सीमन, इन दोनों का जो है वो कॉमन मार्ग होता है। कौन? यूरेथ्रा। ये मूत्र तथा वीर्य दोनों के बाहर निकलने का कॉमन मार्ग होता है। शीर्ष यानी कि पेनिस जो होता है मूत्र तथा नर जनन कोशिका, मूत्र तथा नर जनन कोशिका अर्थात शुक्राणु को बाहर निकालने का काम कौन करता है? ये शीर्ष करता है, यानी कि पेनिस करता है। अब संबंधित ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि पुरुष मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में कौन कौन सी ग्रंथियां काम करती है। तो आपको ज्यादा डिटेल से इसमें भी नहीं पढ़ना है। शुक्राशय तथा प्रोस्टेट ग्रंथियां, शुक्राशय हमने पढ़ लिया, एक प्रकार का द्रव स्त्रावित करती है। साथ में एक और द्रव स्त्रावित करने वाली ग्रंथियां होती है, यहां से देख ले इमेज से आप लोग। ये पिंक कलर की दर्शा रखी, ये तो शुक्राशय है, लेकिन ये साथ में देखो ये चंद्राकार दिखा रखी, ये येलो कलर की, ये क्या है? ये प्रोस्टेट ग्रंथियां हैं। अब ये प्रोस्टेट ग्रंथियां क्या काम करती है? यहां से देखो, ये शुक्राशय और ये दोनों एक ही काम करती है। दोनों ही एक सारी द्रव को स्त्रावित करती है, जिससे शुक्राणु जो है तरल अवस्था में आ जाते हैं, और तरल अवस्था में शुक्राणु की गति बढ़ जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि वर्षण में शुक्राणु के पोषण के लिए विशेष तरल द्रव उत्पन्न करती है, यानी कि विशेष तरल द्रव कौन बनाती है? प्रोस्टेट ग्लैंड बनाती है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर क्या बनाता है? वीर्य यानी कि सीमन बनाता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ सीमन जो है वो सेमिनल वेसिकल यानी कि शुक्राशय के द्रव से नहीं बनेगा। शुक्राशय का और प्रोस्टेट ग्रंथि, इन दोनों का द्रव मिलकर क्या बनाता है? वो सीमन या वीर्य बनाता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम या मादा जनन तंत्र किसको कहेंगे। मादा जनन तंत्र के अंदर हम लोग मादा जनन तंत्र के अंदर कई सारे अंग पढ़ते हैं। इस प्रकार से इमेज आप लोगों ने अपने एनसीईआरटी में देख लिया होगा। इनके बारे में सबको अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अंडाशय या ओवेरी क्या होता है। मादा जनन कोशिकाओं का निर्माण अंडाशय में होता है। अंडाशय यानी कि ये व्हाइट कलर का आपको जो दिख रहा है ना, ये व्हाइट कलर का, इसको अंडाशय कहते हैं। मादा जनन कोशिका, नर जनन कोशिका तो स्पर्म होती है, शुक्राणु, और मादा जनन कोशिका जिसको हम लोग अंड कोशिका या अंडे बोलते हैं, अंड बोलते हैं ना, तो इस अंड का निर्माण कहाँ पे होता है? वो अंडाशय के अंदर होता है। मादा में दो अंडाशय उदर गुहा के पृष्ठ तल पर चिपके रहते हैं, जो एक अंडाशय द्वारा 1 महीने में परिपक्व अंड यानी कि एग उत्पन्न किया जाता है। यानी कि एक दो एग नहीं बनते, यानी कि एक इधर नहीं बनता। किसी भी अंडाशय में एक एग बनेगा, 1 महीने में एक एग बनेगा, एक एग उत्पन्न किया जाता है। मादा युग्मक के अतिरिक्त अंडाशय मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी उत्पन्न करता है। यानी कि अंडाशय जो है एक सिर्फ एक का उत्पन्न नहीं करता, उसके साथ दो है हार्मोन भी उत्पन्न करता है। कौन कौन से? तो मादा लिंग हार्मोन कौन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनको भी उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं हम लोग अंडवाहिनी की, जिसको ओविडक्ट कहते हैं और इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। एक ही बात होती है, फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी, ओविडक्ट। प्रत्येक अंडाशय के पास एक एक अंडवाहिनी होती है। अंडवाहिनी का आकार कीप के आकार का होता है। कीप आकार का आपको दिख रहा है ना, ये कीप आकार का, कीप के आकार का होता है। अंडाशय द्वारा उत्पन्न जो अंड कोशिकाएं होती है, इसको गर्भाशय तक यानी कि अंडे को जो है गर्भाशय तक लाने का काम कौन करता है? अंडवाहिनी करता है, फैलोपियन ट्यूब करती है। अंड कोशिकाओं तथा शुक्राणु का निषेचन भी कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बन के आया है दोस्तों। कैसे? जैसे एक जो है वो बनता कहाँ है? वो ओवरी में बनता है, अंडाशय में अंडा बनता है, लेकिन निषेचन कहाँ पे होता है? यानी कि स्पर्म और एग का मिलन कहाँ होगा? ये फैलोपियन ट्यूब में होता है, यहाँ कहीं मिलते हैं ये। ठीक है, तो कहाँ पे मिलते हैं? अंडवाहिनी में मिलते हैं। अब बात करते हैं आगे यूटरस की। तो ये सारा बीच का जो भाग होता है ना, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूटरस यानी कि गर्भाशय कहते हैं।
दोनों ओर की अंडवाहिनी बीच में जुड़कर एक लचीली थैलीनुमा संरचना बनाती है, यानी कि ये बीच में जो थैलीनुमा संरचना बनाती है इसे गर्भाशय कहते हैं। और गर्भाशय में शिशु का विकास होता है, गर्भाशय में ही बच्चा जो है वो बड़ा होता है। अब बात करते हैं, अगला है योनि। गर्भाशय का एक पेशी नलिकाकार संरचना योनि द्वारा शरीर से बाहर की तरफ खुलता है, यानी कि योनि द्वारा शरीर से बाहर की तरफ खुलता है। गर्भाशय का वह स्थान जहां से योनि प्रारंभ होती है, यानी कि ये गर्भाशय में यहां से योनि प्रारंभ होती है, यहीं से। इस भाग को क्या कहेंगे, इस भाग को सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स इसको हिंदी में दोस्तों ग्रीवा कहते हैं। तो गर्भाशय का वो भाग जहां से योनि प्रारंभ होती है उसको ग्रीवा कहते हैं। और योनि को जन्म नाल भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे का जन्म कहां से होता है, योनि से होता है, तो योनि को जन्म नाल भी कहा जाता है। और मैथुन यानी कि कॉपुलेशन के समय नर युग्म यानी कि स्पर्म जो है वो कहां से स्थानांतरित किए जाते हैं, वो वेजाइना से ही, यानी कि योनि से ही स्थानांतरित किए जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, एक होता है अपरा, प्लेसेंटा। कभी आपने चाइल्ड बर्थ यानी कि छोटे बच्चे का जन्म देखा होगा, तो उसमें देखा होगा ये नाभि से इस प्रकार से एक नली जुड़ी होती है और उस प्रकार से इस प्रकार के भाग से जुड़ी हुई होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा क्या काम करता है, गर्भस्थ शिशु यानी कि गर्भाशय के अंदर शिशु को माता के शरीर से जोड़ने वाली नाल को क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। ये माता के शरीर से जोड़ने का काम करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो मादा शरीर के रक्त को शिशु के शरीर में पहुंचाने का काम, जिससे शिशु का पोषण, श्वसन आदि क्रियाएं संपन्न होती है। अब शिशु जो है खुद जो सांस लेता नहीं है, न खुद भोजन बना सकता है, तो भोजन कहां से लेगा, जो माता भोजन लेगी उसी से लेगा। तो माता का भोजन ब्लड से होते हुए इस बच्चे के ब्लड में जाता है, और किसके द्वारा जाता है, ये प्लेसेंटा के द्वारा। तो ये प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे में जाता है। तो ये क्या करता है, भोजन। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्भाशय के अंदर बच्चे को पोषण का कार्य कौन करता है, वो प्लेसेंटा करता है। श्वसन का कार्य कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। तो ध्यान रखें। अब हमने जो है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, पौधों के अंदर लैंगिक जनन डिटेल से पढ़ लिया एकदम अच्छे से। यहाँ से बार क्वेश्चन नहीं बनते दोस्तों। अगर इसी को आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास और अच्छे से करके आते हैं तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता होती भी नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, यानी कि जनन स्वास्थ्य के बारे में। जनन स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखना पड़ता है हमें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लैंगिक संचरण रोग, STD, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज। ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज क्या होते हैं, असुरक्षित यौन संबंधों से कई तरह के रोग एक दूसरे में संश्रित हो सकते हैं। यानी कि असुरक्षित यौन संबंधों से जो रोग होते हैं उन्हें हम लोग लैंगिक संचरण रोग कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया से होते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोग सिफिलिस और गोनेरिया है। और विषाणु से होने वाला रोग आप लोगों ने कई बार सुना है, HIV एड्स है। तो HIV वायरस से होने वाला कौन सा रोग है, एड्स। ये कैसे है, ये STD है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज है। अब गर्भरोधन की बात करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रसेप्शन क्या होता है, गर्भरोधन। गर्भरोधन का मतलब गर्भधारण को रोकना, यानी कि जैसे मेल गेमिट और फीमेल गेमिट है ना, इन दोनों को मिलने से रोक दो, इसको बोलते हैं गर्भरोधन। इसके लिए नर तथा मादा युग्मक का निषेचन जो होता है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन जो होता है उसको रोकना होता है। इसकी कई प्रकार की विधियां होती है, रासायनिक विधि होती है, भौतिक विधि होती है, और एक होती है सर्जरी वाली विधि। तो रासायनिक विधि में क्या होता है, रासायनिक विधि में कोई ना कोई रसायन खाया जाता है महिलाओं के द्वारा। रसायन यानी कि कोई टैबलेट है, कोई दवाई है, वो ली जाती है। अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ मादा निषेचन को रोक सकते हैं। कैसे, स्त्रियों के द्वारा गर्भ निरोधक गोलियां ली जाती है, जैसे आपने लिखा ना अनवांटेड 72, ये एक प्रकार की गर्भ निरोधक गोली है। तो इस प्रकार की टैबलेट ली जाती है, या फिर झाग की गोली, जेली, विभिन्न प्रकार की क्रीम। ये सारी क्रीम जो है क्या काम करती है, फीमेल गेमिट और मेल गेमिट को मिलने से रोकती है। दूसरी होती है भौतिक विधि। इसमें भी यही काम करवाया जाता है, लेकिन किसी प्रकार के केमिकल का यूज नहीं किया जाता। विभिन्न भौतिक विधियों में शुक्राणुओं को स्त्री के गर्भाशय में जाने से रोका जाता है। इस विधि में निरोध यानी कि कॉन्डम आदि का प्रयोग किया जाता है। लूप या कॉपर टी का भी प्रयोग किया जाता है। कॉपर टी यहाँ से आप इमेज से देख सकते हैं कि इस प्रकार से गर्भाशय में जो है एक कॉपर टी लगा दी, टी आकार की होती है और कॉपर की बनी होती है, इसलिए इसको कॉपर टी कहते हैं। यानी कि जैसे ही एग होगा, एग यहाँ तक पहुंचेगा, एग यहाँ तक पहुंचेगा, लेकिन स्पर्म जो है यहाँ और एग से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि बीच में कॉपर टी आ जाती है। तो इससे क्या होता है, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट मिल ही नहीं पाते, और नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, निषेचन नहीं होगा। तो ये होगी एक प्रकार की भौतिक विधि। अब बात करते हैं शल्य विधि, यानी कि सर्जरी के द्वारा कैसे। तो दो प्रकार की सर्जरी होती है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सर्जरी के बारे में पूछा जाता है कि वैसेक्टोमी से आप क्या समझते हैं और ट्यूबेक्टोमी से क्या समझते हैं, यानी कि नसबंदी। तो पुरुषों में नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं और स्त्रियों में नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं।
ट्यूबेक्टोमी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ट्यूब को काटा जाता है। कौन सी ट्यूब होती है? एक ही तो ट्यूब होती है, वो होती है फेलोपियन ट्यूब। तो ये फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध लिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो एग होगा वो यहाँ तक आएगा, लेकिन स्पर्म यहाँ इसके एग के तक नहीं पहुंच पाएगा। तो स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाया तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं ट्यूब। स्त्रियों में अंडवाहिनी यानी कि फेलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाशय में बने अंडे का जो है गर्भाशय में नहीं आ पाते। इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। और वेसेक्टोमी में क्या बोलते हैं? अरे वेसेक्टोमी में वेस्ट डिफरेंस को काटा जाता है, वास्ट डिफरेंस को, इसलिए तो वेसेक्टोमी है। तो इस वास्ट डिफरेंस इसको बोलते हैं, ये जो है ना इसको शुक्रवाहिनी। तो शुक्रवाहिनी को काट लिया जाता है। तो पुरुष चली चिकित्सा में क्या किया जाता है? शुक्रवाहिनियों को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे वर्षण में बनने वाले जो शुक्राणु हैं वो शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते, और जब शुक्राणु बाहर नहीं आएंगे तो निषेचन नहीं होगा। इसको हम क्या कहेंगे? वेसेक्टोमी कहेंगे। तो आई होप यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर अपने इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, और वीडियो मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया, और पूरा चैप्टर यानी कि एक भी पॉइंट मैंने जो है छोड़ा नहीं है इसमें। तो आप अपने बोर्ड के हिसाब से यहीं से तैयारी करते हैं तो आपका एकदम अच्छे से तैयारी होगी। और एक एक पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख रखा है, नोटिस कर रखा है, तो आप सारे पॉइंट्स एकदम अच्छे से पढ़े। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।